जापान के इतिहास में भारतीय सभ्यता की झलक भले ही देखने को कम मिलती हो, लेकिन टेक्सटाइल ट्रेडर्स और आर्ट एंड पेंटिंग्स ने कुछ हद तक जापान में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन आज मैं जापान के प्राचीन इतिहास में लिखित रूप से मौजूद जिस महान सन्यासी से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, उनका नाम है बोधिसेना। आज के वीडियो में हम इन्हें ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। बोधिसेना एक इंडियन बुद्धिस्ट ज्ञानी और सन्यासी है जिनका जन्म 704 ईसा में तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ, जिन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा मंजूश्री बोधिसत्व से मिली। मंजूश्री बोधिसत्व महायान बुद्धिज्म में प्रेजेंट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बोधिसत्व है जिन्हें बुद्धिमत्ता से जोड़ा जाता है। मंजूश्री बोधिसत्व के बारे में कहा जाता है कि वो गौतम बुद्ध के सबसे करीबी मित्र और शिष्य थे। बोधिसेना मंजूश्री बोधिसत्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पर समस्या ये थी कि मंजूश्री बोधिसत्व की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन बोधिसेना उनसे हर कीमत पर मिलना चाहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि मंजूश्री का पुनर्जन्म चाइना के माउंट वुटाई में है, तो वो उनसे मिलने के लिए चाइना पहुंच गए। पर चाइना पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मंजूश्री का पुनर्जन्म चाइना में नहीं बल्कि जापान में है, जिसे सुनने के बाद बोधिसेना बाकी साधु संतों को अपनी शिक्षा देने लगे। चाइना में रहते हुए बोधिसेना की मुलाकात टांग डायनेस्टी के 10th जापानीज एम्बेसडर तजीही नो मबीतो हिरोनारी से भी हुई, जो कि बुद्ध के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्हें बोधिसेना की टीचिंग्स बहुत पसंद आई, जिस कारण उन्होंने बोधिसेना को जापान आने के लिए इनवाइट किया। अपनी जापान की जर्नी के दौरान और भी कई महान शख्सियतें उनके साथ थी, जैसे कि गैनबो और कीबी नो माकीबी। गैनबो बोधिसेना की तरह ही एक सन्यासी थे जो चाइना से अपने साथ चाइनीज बुद्धिस्ट कल्चर के 5000 सूत्रों को लेकर जा रहे थे। वहीं कीबी नो माकीबी को आर्ट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, प्लेइंग द लायर एंड गेम ऑफ गो की नॉलेज थी। अगस्त 736 ईसा में ये सभी लोग जापान के नानीवा पहुंचे, जिसे आज ओसाका के नाम से भी जाना जाता है, जहां इनकी मुलाकात मोंग ग्योकी से हुई। बहुत से सोर्सेज के हिसाब से जब ग्योकी और बोधिसेना की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी पास्ट लाइफ से पहचान लिया। ग्योकी ने बोधिसेना से कहा, On the holy mount, in the presence of Sakya, the self-consistent truth we swore has not decayed, I have met with you again. जिसके जवाब में बोधिसेना ने कहा, The vow we swore together at Kapilvastu has borne fruit for the face of Manjushri I have seen again today. ग्योकी अपनी कन्वर्सेशन में बोधिसेना को बता रहे हैं कि उन्हें याद है कि वो दोनों ही गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। जब गौतम बुद्ध ने अपनी सबसे प्रिय जगह वल्चर पीक या होली ईगल पीक पर उन्हें दिव्य कमल सूत्र का ज्ञान दिया था, वहीं बोधिसेना कह रहे हैं कि कपिल वस्तु में रहते हुए हमने एक दूसरे से नेक्स्ट लाइफ में मिलने की जो कसम खाई थी वो अब पूरी हो गई है। बोधिसेना ने ग्योकी में अपने आराध्या मंजूश्री के अवतार के दर्शन किए, क्योंकि वो उन्हीं के अवतार थे जिन्हें वो इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे। ग्योकी बोधिसेना को नारा ले गए, जहां उन्होंने उन्हें एम्परर शोमू से मिलवाया। एम्परर शोमू ने बोधिसेना का भरपूर आदर और उपहारों से सम्मान किया और उन्हें डायनजी नाम के टेम्पल में रहने की जगह दी, जहां रहकर बोधिसेना ने कीगॉन बुद्धिज्म की स्थापना की और वहां के लोगों को तमिल और संस्कृत भाषा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 752 ईसा में एम्परर शोमू ने बोधिसेना को विशाल ब्रोंज स्टैचू ऑफ बुद्धा वेरोकाना की आई ओपनिंग सेरेमनी करने को कहा, जिसे की तोडाईजी टेम्पल में बनवाया गया था। सेरेमनी के बाद एम्परर शोमू से बोधिसेना ने रिक्वेस्ट की कि वो नारा के माउंट टोमी में लोकेटेड प्रेयर हॉल को रयोसन जी नाम दे, क्योंकि इस माउंटेन की अपीयरेंस इंडिया में लोकेटेड वल्चर पीक से मिलती जुलती थी, जहां कभी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। एम्परर शोमू बोधिसेना के बुद्धिस्ट उपदेशों से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपने राजमहल के सलाहकारों को बुद्धिस्ट मॉन्क से रिप्लेस कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 735 से 737 ईसा में स्मॉल पॉक्स महामारी ने जापान की 1/3 पॉपुलेशन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे बचने के लिए बहुत से लोग देश छोड़कर भाग गए। लोगों के न होने के कारण फसल की पैदावार भी अच्छी नहीं हुई और चारों ओर भुखमरी छा गई। इस समस्या से बचने के लिए एम्परर शोमू बोधिसेना के पास गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें कोई इस भयंकर आपदा से बचा सकता है तो वो सिर्फ बोधिसेना है। बुद्धिस्ट उपदेशों और संस्कृत भाषा में उनकी मास्टरी के कारण बोधिसेना तांत्रिक क्रियाक्रम और बीज मंत्रों का इस्तेमाल समृद्धि को लाने के लिए कर सकते थे। अपनी इन्हें एबिलिटी से उन्होंने जापान की इस समस्या का हल किया और जापान को एक नया चेहरा दिया। यही नहीं, आज भी
जापानीज स्क्रिप्ट में बोधि सेना के द्वारा दिए गए शब्दों का असीम प्रचलन देखने को मिलता है, जिन्हें जापान के लोग मंत्रों की तरह सहेज कर रखते हैं। बट इस महान आत्मा को भी 57 साल की उम्र में 25 फरवरी 760 ईसा को अपना शरीर त्याग कर जाना पड़ा। आज इनका मकबरा नारा के माउंट रसोयनजी में दफन है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय बोधि सेना के दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उनका चेहरा पश्चिम दिशा को फेस कर रहा था, यानी कि भारत की ओर। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंडियन तमिलियन मॉन्क बोधि सेना, जिन्हें आज भी जापान के इतिहास में भी आदर और सम्मान के साथ पूजा जाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।